Assalamu alaikum. This is Samuel Magnejo once again with you on YouTube channel Math with Sami. पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक किया था जो कि था आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि ये पहला चैप्टर है आपकी क्लास 9 का बुक है सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक से। तो वो लेंदी था, ये हम किया था आधा चैप्टर जो वो हम अभी पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर साइंस का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि किस तरह कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड किया गया है। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड according to their technology or type of data handled, according to their size and their purpose। तो कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कैटेगराइज किया गया है, कंप्यूटर्स की साइज़ के हिसाब से भी और उसके पर्पस के हिसाब से भी। तो आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूटर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कंप्यूटर तीन किस्म के होते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सबसे पहला हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग दूसरा हो गया आपका डिजिटल और तीसरा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या हैं। सबसे पहले आ गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने में काम आता है। ये एनालॉग डेटा जो होती है उनको प्रोसेस करने में काम आता है। एनालॉग डेटा जो होती है वो जो होती है उसकी कोई भी चीज़ होती है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, जैसा कि प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड या वेट वगैरह, उसके हिसाब से वो वेरी करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कभी देखा होगा कि वेट मशीन होती है, अगर हम उस पर अपना वेट मालूम करना चाहें तो एक जो होता है ना कि जिस तरह वॉल क्लॉक के होते हैं हैंडल्स, तो इसी तरह के उस पे हैंडल्स होते हैं। तो अगर वेट ज़्यादा होता है तो वो उसकी फ़िज़िकल जो होती है क्वांटिटी जो होती है ना वो वेरी करती रहती है। अगर कम हो तो वो जो उसके हैंडल्स हैं या उसको हैंड्स भी कहते हैं, तो वो वेरी करते रहते हैं। तो ये बेसिकली जो एनालॉग डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल स्पीडोमीटर, कार में स्पीडोमीटर होता है, स्पीड देते हैं तो स्पीड कम ज़्यादा हमें एनालॉग में बताता रहता है। उसके अलावा वोल्ट मीटर है, हम बिजली के वोल्ट चेक करते हैं तो हमें एम्पियर में बताता है कि इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट है। तो ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मैं एग्जांपल आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये हो गया आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ इस जगह देखें। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया एक किसका, जो वेट मशीन होती है, वेट मशीन में भी इसी तरह का होता है। अगर वेट ज़्यादा हो तो ये इस तरह मूव होती है। तो इसी तरह इसमें भी जो होते हैं इस किस्म के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाए जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरा आपका हो गया डिजिटल कंप्यूटर्स। अब वर्ड्स में से ही समझ जाएं, जो हमें आउटपुट जो है डिजिट्स में दे। डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो मोस्टली जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं।
डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करते हैं बाइनरी नंबर्स में। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा जाती है वो बाइनरी लैंग्वेज की सूरत में ही जाती है। उसको जो होते हैं वो ट्रांसलेटर्स होते हैं। इसी चैप्टर में टॉपिक है वो मैं आगे आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो जो डिजिटल जो भी हो जाएं वो जो डिजिट्स में हमें आउटपुट दें तो उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं तो हमें जो आंसर आ जाता है वो डिजिट में आता है, तो हम उसको भी डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं। उसके अलावा आप पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आपको डिजिट्स की सूरत में लिखा होता है भाई 200 रुपये का पेट्रोल आपने भरवाया, 500 रुपये का, 1000, 2000 या कितने भी अमाउंट का, तो उसमें हमें डिजिट्स में देता है कि इतने लीटर्स आपने पेट्रोल यूज़ किया। तो वो आपका डिजिटल कंप्यूटर का एक बेहतरीन एग्जांपल हो गया। उसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमारे घरों में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिस, बिजनेस या साइंटिफिक फील्ड में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं। एक आपको एग्जांपल दे दूं, ये हमारा जो घर में यूज़ किया जाता है CPU, तो ये पर्सनल कंप्यूटर है, तो ये भी हम उसको भी डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं। उसके अलावा आ गया आपका टॉपिक है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो जो काम करते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स को एक साथ एक ही कंप्यूटर में, एक ही मशीन में जो हमने मर्ज करके रखा, हम उन दोनों के फंक्शनैलिटीज़, तो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे या कह सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उसमें जो डेटा होती है हम दोनों सूरत में दे सकते हैं। उसमें जो डेटा है हम एनालॉग की सूरत में भी दे सकते हैं, तो डिजिटल की सूरत में भी दे सकते हैं। तो हाइब्रिड की सिंपल डेफिनेशन क्या हुई? हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ये हो गया आपका जो है हाइब्रिड कंप्यूटर एक सिंपल है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। ठीक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, हमने पहले पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू देयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब कंप्यूटर को उसकी साइज़ के हिसाब से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, कितने उसकी इकसाम हैं। According to their size, computers are classified into 4 main types। वो कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं? सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स, उसके बाद आ गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स, उसके बाद लास्ट में आ गया आपका माइक्रो कंप्यूटर्स। अब सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर्स आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे तेज़ होते हैं और साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं। वो इतने महंगे होते हैं कि आम इंसान जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा सकता, वो बहुत महंगे होते हैं। वो कंप्यूटर्स जो होते हैं आम तौर पे साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि जो होते हैं एरोडायनामिक जो होते हैं उसके लिए, या जियोलॉजी
डेटा उसको कलेक्ट करने के लिए, या वेदर फोरकास्टिंग होती है कि जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है तो हमें वेदर वाले बताते हैं कि भाई आज मौसम इस तरह का रहेगा, इस तरह का इम्कान है, कल बारिश पड़ने का इम्कान है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो उन कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या न्यूक्लियर रिसर्च होती है तो उनमें ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं इनके लिए हमें सबसे ज़्यादा स्पीड वाले, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स ही दरकार होते हैं। तो ये मोस्टली यहाँ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो था आपका वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो भी पावरफुल मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और पावरफुल मल्टी यानी एक से ज़्यादा, मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बड़ी तादाद में जो कैलकुलेशंस होती हैं ज़्यादा स्पीड में वो कर सकते हैं। दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड। अच्छी स्पीड में से वो जो होते हैं वो कैलकुलेशन हमें करके देते हैं। उसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी सुपर कंप्यूटर्स की तरह महंगे होते हैं और उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। यानी उसे आम बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो इसको ऑपरेट करेगा उसको वो बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, और उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। तो ये भी सुपर कंप्यूटर की तरह हम आम इंसानों के लिए जो है वो इतना कारआमद नहीं। हम कारआमद तो है क्योंकि इनके ज़रिए ही हम दूसरे काम परफॉर्म कर पाते हैं। जो छोटे छोटे काम होते हैं इनको ये सुपर कंप्यूटर्स ही डील करते हैं। जैसा कि नेटवर्किंग हो गई आपकी, कोई भी मोबाइल नेटवर्क हो गया, तो इन सारों को जो डील करता है वो बेसिकली जो होता है वो सुपर कंप्यूटर ही होता है जो सारों को डील करता है। अदरवाइज ये छोटे कंप्यूटर्स जो हैं इनमें इतनी कैपेसिटी, इतनी स्पीड नहीं है, ना ही इतने पावरफुल हैं कि इनको डील कर पाएँ। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी इसी तरह ही होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आमतौर पर बैंक्स और बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, उनको ये डील कर पाता है। उसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स, थर्ड टाइप जो होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो होता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से साइज़ में छोटा होता है, लेकिन और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, और ये माइक्रो कंप्यूटर्स जो मिनी कंप्यूटर्स के बाद आपकी टाइप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। यानी ये मेन फ्रेम से साइज़ में छोटा होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ये ज़्यादा पावरफुल होता है। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ये भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मेन फ्रेम की तरह ये भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टी यूज़र्स कैन यूज़ द मिनी कंप्यूटर्स थ्रू टर्मिनल्स। यानी इस मिनी कंप्यूटर्स को मल्टी यूज़र्स यानी एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स में बी यूज्ड एज नेटवर्क सर्वर्स एंड इंटरनेट सर्वर्स। जो सर्वर्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें इंटरनेट की सहूलत जो मुयस्सर होती है, तो ये भी उनके तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं या जाते हैं ये मिनी कंप्यूटर्स। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द साइज़ कंप्यूटर की चौथी टाइप होती है माइक्रो कंप्यूटर्स।
अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं इसको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। यानी माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसको हम शॉर्ट में पीसीज कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स को हम शॉर्ट में कहते हैं पीसीज। माइक्रो कंप्यूटर्स की जो यूज़ होती है वो ज़्यादा आम इंसानों के लिए होती है, क्योंकि ये ज़्यादा सस्ते होते हैं, फास्टर एंड मोर रिलायबल। दे आर मोर चीपर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। ये एक तो सस्ते होते हैं जिसको आम बंदा ख़रीद भी सकता है, उसके अलावा ये तेज़ और ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स डिज़ाइन ही इसलिए गए थे कि ताकि आम बंदा भी इसको इस्तेमाल कर सके। ये पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं इसके वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है, जिस तरह लाइक हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कैलकुलेशन हो गई, और उसके अलावा इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये पर्सनल कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, तो ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत ही कारगर होता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, इसके लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हम आजकल आम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको समझने में भी ईजी हो जाएगा। नाउ वी आर आल्सो यूजिंग दीज माइक्रो कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट के थ्रू हम मुख्तलिफ कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं आजकल। उसके अलावा हम चैटिंग वगैरह भी कर पाते हैं, तो ये बहुत इस्तेमाल में आता है। थर्ड जो आपका होगा हमने पहले पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द साइज़। अब हम थर्ड पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्पस। कंप्यूटर पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर्स को कितनी टाइप्स में रखा गया है। According to the purpose, computers are either general purpose or special purpose. अब कंप्यूटर या तो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अलावा ये जो होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जनरल पर्पस क्या होता है, स्पेशल पर्पस क्या होता है, अब डिस्कस करेंगे। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, मोस्ट कंप्यूटर्स जो होते हैं जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं वो जनरल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। यानी जो आजकल हम आम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कह सकते हैं। वो कंप्यूटर्स वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो हमारे काम होते हैं डेली बेसिस के, वो हम जो आम हो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो होते हैं उन पर हम इजीली कर पाते हैं। आपके एग्जांपल आपके सामने हैं जो हम आम तौर पे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, तो हम उस पर बहुत सारा काम करते हैं। जैसे कि हमें कोई एक्सेल की शीट बनानी होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई फाइल सेव करनी होती है, उसके अलावा बहुत सारे और भी काम होते हैं जो हम ईज़िली कर सकते हैं आम कंप्यूटर्स पे। ये कंप्यूटर्स जो होते हैं these computers can store and execute different programs in their memory। यानी ये कंप्यूटर्स जो होते हैं अपनी मेमोरी में काफ़ी जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्टोर करके उसको एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स आपको मैंने अभी बताए भी। अब डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स जो हैं वो आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में आ गए हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हम किसको कहते हैं, जो आमतौर पे जो CPU होता था, अभी भी इस्तेमाल में होते हैं, लेकिन अभी आमतौर पे लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, जो घरों में टेबल पे रख के हम जो इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका डेस्कटॉप। ठीक हो गया, क्योंकि वो डेस्क पे रख के हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है लैपटॉप। लैपटॉप तो सबको पता है, लैप की माने हैं गोदी। हम गोद में रख के उसको लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उसका नाम लैपटॉप रखा गया है। लैप यानी सिंधी में आई थिंक, उर्दू में आई डोंट नो सही कह रहा हूँ या नहीं, लेकिन सिंधी में तो हम उसको झोली कहते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हो गया आपके टैबलेट्स। टैबलेट्स जो होते हैं, टैबलेट्स आर आल्सो काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स विच वी यूज़। ये भी आजकल आम हैं, तकरीबन सब ने इस्तेमाल किए हुए हैं या सब ने देखे हुए हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन तो तकरीबन हर बंदे के पास है। स्मार्टफोन्स आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक हो गया। उसके अलावा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं? अब देखें, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे देता हूँ। आज का टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल ऑपरेशंस जो हो रही हैं वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही हो रही है। तो कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, हम एटीएम मशीन्स पे जाते हैं पैसे निकलवाने, तो क्या करते हैं, कार्ड डालते हैं, अपना पिन नंबर लगाते हैं, उसके बाद अमाउंट लिख के एटीएम जो होती है वो ऑटो हमें वो अमाउंट दे देती है जो हमें चाहिए होता है। तो ये किस तरह हुआ? ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए गए हैं जिसके ज़रिए वो हमें ऑटो ट्रांजैक्शन करके दे देती है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या हो गया? दे आर डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क्स। वो एक मखसूस टास्क उनको दिए जाते हैं, उनके लिए वो डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी ये इस टास्क के लिए है, ये इस टास्क के लिए है। जबकि जनरल पर्पस में ये था कि वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं था, उसमें मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर पा रहे थे। लेकिन स्पेशल पर्पस में क्या होता है कि इसको जो हम जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे वही वो परफॉर्म करेगा। So special purpose computers are designed to perform specific tasks। ठीक है। अब ये एक ही जो फंक्शन जो उसको टास्क दिया जाए तो वो रिपीटेडली वो उसको परफॉर्म कर पाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने एटीएम से पैसे निकलवाए, दूसरा बंदा आएगा उससे वो नहीं निकालेगा, नहीं। ये रिपीटेडली जो टास्क उसको दिया जाता है वो एफिशिएंटली उसको बार बार परफॉर्म कर पाता है। ठीक है। इनको कंप्यूटर्स को हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी खास काम के लिए वो डेडिकेटेड होते हैं, उसके लिए वो हम मखसूस कर देते हैं। उसके अलावा इसके दूसरे एग्जांपल्स आपके ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल सिस्टम हो गया। ट्रैफिक लाइट्स होती हैं ऑटो, उनको एक सिस्टम दिया जाता है, तो वो हर 5 मिनट 10 मिनट जो उनको टाइमिंग दी जाती है, कमांड दी जाती है, तो उसके बाद वो उनकी लाइट्स जो होती हैं वो ऑन ऑफ होती है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो हम एविएशन सिस्टम जो होता है, जो हमारे जहाज़ वगैरह आते हैं तो उनको एविएशन सिस्टम होता है जो उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको गाइड करता है। तो इसलिए भी ये स्पेशल कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए गए हैं। उसके अलावा वेदर के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी स्पेशल कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का क्या रोल है? देखें, आजकल कंप्यूटर्स का रोल तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, जैसे कि कंप्यूटर्स के बिना लाइफ हमारी रुक तो नहीं जाती, लेकिन ऐसे समझे रुकी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल हमारी तकरीबन सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही होती हैं। अगर हम बैंक में जाते हैं तो जो हमारी पे होती है वो ऑनलाइन तकरीबन हो चुकी होती है। तो वहाँ एटीएम से हमें पैसे निकलवाने होते हैं। अगर बैंक में ऑनलाइन वो पे नहीं हुई तो वो हम वो पे नहीं निकलवा सकते।
तो इसी तरह बैंक में जाते हैं, चेक पास करवाते हैं, तो वो भी असेस होती है, वो अमाउंट एक चेक करते हैं कि भाई इसका ये अमाउंट है बैंक में या नहीं है, या इसने विथड्रॉ कर लिया है कहीं से। तो ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, उसके ज़रिए ये चेक करके हमें देते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कंप्यूटर्स ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। कंप्यूटर्स के ज़रिए हमारे बहुत सारे काम हम ईज़िली परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। उसके अलावा जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो हम आसानी के साथ और जल्दी हम वो कर पाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर्स की वजह से हम कंप्यूटर्स पे हम मोर रिलायबल हो गए हैं, क्योंकि ये वो काम ईज़िली और अच्छे तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है जो हम आम बंदे नहीं कर पाते एफिशिएंटली। उसके अलावा तकरीबन हर फील्ड, ज़िंदगी की हर फील्ड में ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे मैंने आपको जैसे कहा कि कंप्यूटर के बिना आजकल तकरीबन हर काम जो है वो नामुमकिन सा ही हो गया है। तो कंप्यूटर्स का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपका जो होता है हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें कंप्यूटर लाजमी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग में तो तकरीबन लाजमी ही है। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। अब सबसे पहले ये हार्डवेयर होता क्या है। देखें, कंप्यूटर की एक होती है फिज़िकल लुक, जो हम देखते हैं कि ये सीपीयू है जिसको हम टच भी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स बेसिकली जो होते हैं कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिस तरह गाड़ी के चार पहिए होते हैं, उन चार पहियों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। बाइक दो पहियों के बगैर नहीं चल सकती, एक भी पहिया ना हो तो वो नहीं चल सकता। इसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी कंप्यूटर के पहियों की तरह ही हैं। अगर वो नहीं होंगे, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो कंप्यूटर्स कैन नॉट परफॉर्म। अब हार्डवेयर होता क्या है। जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो फिज़िकल पार्ट्स आपको नज़र आते हैं वो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर की जो सीपीयू की केसिंग होती है, ठीक हो गया, वो केसिंग उसे केसिंग या आपका सीपीयू हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर में मेमोरी चिप्स होती हैं वो, या वीजीए ग्राफिक कार्ड्स, साउंड कार्ड्स, उसके अलावा मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपका हार्डवेयर का हिस्सा होती हैं। यानी जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसको हम देखते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं, दे ऑल आर हार्डवेयर्स। अब हार्डवेयर्स में सबसे पहले आ जाता है आपका सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है। System unit is the part of a computer that contains the primary devices. जो प्राइमरी डिवाइसेस हैं वो जिसमें होते हैं उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। यानी जिसमें ये सारे जो होते हैं क्या कह लें हम, प्राइमरी डिवाइसेस जो कनेक्टेड हों उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम सिस्टम यूनिट कहेंगे। सिस्टम यूनिट जो होता है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उनकी रिज़ल्ट हमें देता है। यानी सिस्टम यूनिट परफॉर्म्स ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए वो सिस्टम यूनिट हमें जो होता है हम उसको एग्जीक्यूट और उसको जो रिज़ल्ट होती है उसको प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है।
अब सिस्टम यूनिट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सिस्टम यूनिट में आपका मदरबोर्ड हो गया, उसके अलावा सीपीयू हो गया, रैम, और उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स आपके इन सिस्टम यूनिट में आ गए। अब हम जो इनके पार्ट्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मदरबोर्ड हमने पढ़ा कि ये सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। अब मदरबोर्ड क्या है देखें। मेन बोर्ड विच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सारों को जो कनेक्ट करता है वो आपका मदरबोर्ड ही कहलाया जाता है। मैं देखता हूँ कि उसकी पिक्चर नहीं है इस वक्त, मैं कोशिश करूँगा बाद में मुमकिन हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक्स में वो आपको मदरबोर्ड की पिक्चर भी शेयर कर दूँगा। मेन बोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, जिसमें सारे जो अदर पार्ट्स जो होते हैं और पार्ट जो लगे हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। उसके अलावा जो इनमें जो इसके जो जनरल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर्स आर आल्सो कॉल्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अलावा इसमें स्लॉट्स लगे होते हैं, स्लॉट्स पोर्ट्स लगी होती हैं, बसेस, रैम, रोम और अदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ये आपका मदरबोर्ड इसको कहते हैं। ये हो गया आपका मदरबोर्ड। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी इसमें होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके रेजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, डियोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, और उसके अलावा जंपर्स वगैरह जो हैं वो इसमें भी लगे हुए होते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएं माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया था, हमने जब जनरेशन्स में पढ़ा था कि जनरेशन टू जनरेशन जो इन्वेंशंस हुई तो किस जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। तो जनरेशन वाइज माइक्रो प्रोसेसर भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन उसका करवाया था। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, वो क्या है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर मेन चीज़ होती है। मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ जो कंप्यूटर का मेन जो होता है, मेन पार्ट जो होता है, उसको माइक्रो कहते हैं। ये कंप्यूटर का बेसिकली ब्रेन है। माइक्रो प्रोसेसर है क्या। प्रोसेसर इज़ नथिंग बट बेसिकली इट इज़ अ चिप। ये एक चिप होती है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं इस माइक्रो प्रोसेसर में। वो छोटे छोटे होते हैं। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर है जो कैलकुलेशंस, इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटर की, वो यही माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। सारी कैलकुलेशन यही माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर वर्क एट हाई स्पीड। ये कंप्यूटर को स्पीड के साथ परफॉर्म करने में मदद करता है। पिछले चंद दहाइयों में हमने जो कंप्यूटर्स देखे थे वो इतने स्पीड नहीं रखते थे, वो बहुत स्लो थे। जैसा कि अगर किसी को पता हो तो हमने कुछ साल पहले हमने पढ़ा या हमने सुना हुआ होता था कि भाई पेंटियम 2 है, पेंटियम 2 है, पेंटियम 3, उसके बाद पेंटियम 4, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीड इनकी बढ़ती ही गई। तो जो पेंटियम 2 थे उनका जो सीपीयू था, माइक्रो प्रोसेसर था, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसलिए वो इतनी स्पीड के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो वो स्पीड के उनमें बढ़ती गई, उनमें जो कैपेसिटी हो गई वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई।
माइक्रो प्रोसेसर जो होता है बेसिकली सिलिकॉन्स का बना हुआ होता है। माइक्रो प्रोसेसर्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये it fetches, decodes, executes and store the instructions given by user or any other device। ये जो भी यूज़र, जो भी कोई और डिवाइस इसको जो डेटा देता है ये उसको उस तक पहुंचता है, उसको डिकोड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और उसको उस सारी इंस्ट्रक्शन को ये खुद में स्टोर करता है। मैंने आपको बताया कि अगर माइक्रो प्रोसेसर अच्छा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। एग्जांपल भी दिया आपको, जैसा कि पहले दौर में पेंटियम 1 पेंटियम 2 ये होते थे, स्पीड स्लो होती थी। तो लास्ट लाइन जो है आपकी, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड। तो जो सीपीयू की कंप्यूटर की जो भी स्पीड होती है वो डिपेंड करती है इसकी स्पीड पर। सो इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इफ़ इट्स स्पीड इज़ हाई, so computer will perform faster and more accurate। ठीक हो गया। अब माइक्रो प्रोसेसर्स के भी जो होते हैं वो उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में ALU कहते हैं। दूसरा आपका हो गया कंट्रोल यूनिट। तीसरा हो गया आपका क्लॉक। चौथा रजिस्टर्स और पांचवा जो हो गया आपका कैचे। सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल द एक्चुअल कैलकुलेशंस लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजंस। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं और लॉजिकल कंपैरिजंस होती हैं वो यही हिस्सा सीपीयू का परफॉर्म करता है। कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लफ्ज़ अर्थमेटिक से ही आप समझ सकते हैं जो कैलकुलेशंस होंगी वो सारी की सारी यही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो होता है वो यही परफॉर्म करता है। जब लॉजिकल कंपैरिजन होता है जिसमें आपकी कंपेयरिंग होगी, सिलेक्टिंग एंड मैचिंग डेटा, हम किसी डेटा को मैच कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं या उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त भी यही कंप्यूटर का हिस्सा जो होगा वो परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद आ गया आपका कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? बेसिकली कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के डिफरेंट यूनिट्स में जो डेटा ट्रांसफ़र होती है उनको ये कंट्रोल करता है या उनको ट्रांसफ़र करता है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। This unit controls the operations of all parts of the computer but does not carry out any actual data processing operations। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो हिस्सा है आपका सीपीयू का, ये क्या करता है? जो सारे पार्ट्स में जो ऑपरेशंस होती हैं उन सारे ऑपरेशंस में जो उनको कंट्रोल तो करता है, लेकिन ये खुद कोई डेटा, एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग के दौरान ये खुद कोई भी डेटा नहीं कैरी करता, खुद के साथ नहीं कैरी करता, सिर्फ कंट्रोल करता है लेकिन खुद ये कैरी नहीं करता। कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये सारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स में जो जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, बट does not carry out any actual data processing operations। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो होता है वो खुद कैरी नहीं करता, याद रखिएगा।
ये इस तरह काम करता है जैसे कि ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है, जो खुद एक जगह खड़ा होता है, वो गाइड करता है, लेकिन खुद तो ट्रैफिक के साथ नहीं चला जाता, उनको गाइड करता है, यहाँ चलो वहाँ चलो। तो ये भी इसी तरह ही काम करता है। इट फंक्शंस जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। जिस तरह ट्रैफिक पुलिसमैन गाइडलाइन देता है मुख्तलिफ कार्स या कोई भी व्हीकल्स वगैरह होती हैं, तो उनको उस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसको सिग्नल के थ्रू वो उसको कंट्रोल तो करता है, लेकिन वो अपनी जगह खड़ा ही होता है। इसी तरह ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा होती है, उनको कंट्रोल तो करता है, लेकिन खुद कोई डेटा प्रोसेसिंग जो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता, वो खुद नहीं उसमें डेटा नहीं होती। इसका दूसरा काम है, इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सब हिस्सों में कोऑर्डिनेशन कायम करता है और उनको मैनेज करता है। उसके अलावा आ गया क्लॉक। क्लॉक जनरेट pulses and instructions are executed on the basis of pulses। अब जो क्लॉक होता है वो पल्सेस जनरेट करता है, और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन पल्सेस के हिसाब से जो होती हैं वो चलती हैं। क्लॉक का क्या काम होता है? इट जनरेट्स पल्सेस। ये पल्सेस जनरेट करता है, और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उन पल्सेस के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्लॉक की जो स्पीड होती है वो MHz यानी मेगा हर्ट्ज़ और GHz यानी गीगा हर्ट्ज़, यानी MHz और GHz इसमें मैयर की जाती है। प्रोसेसर क्या मैं आपको बताऊं, प्रोसेसर की जो स्पीड होती है जो वो गीगा हर्ट्ज़ में की जाती है, मैयर की जाती है। याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो गीगा हर्ट्ज़ में की जाती है। जैसा नहीं कहते कि हमारा 2 GB जैसा होता है, 2GB 4GB इस तरह उनकी मैयर की जाती है। नंबर 4 है आपका रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होते हैं वो टेम्पररी स्टोरेज एरिया होती है। It is temporary storage data area that holds the data that is being processed। क्या होता है कि रजिस्टर्स का क्या काम होगा? रूटीन लाइफ में आपको एग्जांपल दे दूं, एक बंदा है किसी जगह खड़ा है, उसका टास्क क्या है? कोई चीज़ हम उसको देते हैं, उसका यही काम है कि भाई ये चीज़ तुम यहाँ कुछ टाइम के लिए रखो, जब तक गाड़ी आगे जाए उसको गाड़ी को दे देना, गाड़ी आगे वो ले जाएगी। तो रजिस्टर का यही काम होता है। तो रजिस्टर क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज होता है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया होती है। जब तक प्रोसेस हो तब तक वो उस डेटा को होल्ड करता है। जब प्रोसेस होता है तो डेटा आगे चली जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग मॉडल विच मे बी 8 bits, may be of 8 bits, 16 bits, 32 bits और 64 bits। इसको प्रोग्रामिंग मॉडल भी कहा जाता है। ये 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स यानी 32 बिट्स या 64 बिट्स में ये मिल सकता है। उसके अलावा कैशे मेमोरी आपने मोबाइल फ़ोन में भी देखी होगी, लिखा होता है कैशे मेमोरी। हम उसको रिमूव करते हैं तो जो होती है हमारे डेटा काफ़ी सारी वो एम्प्टी हो जाती है। Cache is an intermediate storage area which is available inside microprocessor। कैशे मेमोरी जो होती है जो स्टोरेज एरिया होती है जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में के अंदर हमें मिलती है। द इमीडिएट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैशे, यानी जो इमीडिएट डेटा होती है, प्रोसेस होती है, वो इस कैशे मेमोरी में स्टोर होती है। The cache inside the microprocessor is called internal cache and outside is called external cache। अब
जो कैशे मेमोरी होती है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों साइड होती है। जो अंदर की साइड होती है हम उसे कहते हैं इंटरनल कैशे मेमोरी, और जो बाहर की साइड होती है तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल कैशे मेमोरी। ये हो गए आपके CPU के जो कंपोनेंट्स, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बसेस को कि बसेस क्या हैं। In computer, buses are the electric paths on which data is sent and received by different components. कंप्यूटर में बसेस का क्या काम होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो पाथ होता है जिसके ज़रिए जिससे गुज़रते हुए डेटा डिफरेंट कंपोनेंट्स में जाती है और उससे वापस आती है। यानी बसेस का क्या काम होता है? उसको एक रास्ता देना। बसेस वर्क लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स। ठीक है। These are electric paths on which data is sent and received by different components. अब बसेस जो होती हैं, मैंने जैसे आपको बताया, वर्क जस्ट लाइक रोड्स, रोड्स की तरह ही काम करती हैं। जिस तरह रोड्स डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करता है, तो बसेस भी डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ये कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। उसके अलावा बसेस जो होती हैं कंप्यूटर के इंटरनल जो कंपोनेंट्स होती हैं मदरबोर्ड पे, उनको ये कनेक्ट करती हैं। बसेस के थ्रू इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, तो उनको ये कनेक्ट करने में मदद करती हैं बसेस की 3 इकसाम हैं। बसेस आर ऑफ 3 काइंड्स। कौन कौन सी? कंट्रोल बस है, डेटा बस है, एड्रेस बस है। अब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोल बस क्या होती है? कैरीज कमांड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ इन अ कंप्यूटर। यानी जो कंप्यूटर में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं किनके बीच, दूसरे डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, उन सारों को जो कंट्रोल करता है ये कंट्रोल बस ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ गया आपका डेटा बस। अब डेटा बस का क्या काम होता है? डेटा बस कैरीज data between the processor, memory unit and the other components. अब डेटा बस क्या करता है कि प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और अदर कंपोनेंट्स के बीच में जो डेटा होता है उसको ले जाता है। यानी डेटा बस का क्या काम होता है? प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और अदर दूसरे कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके दरमियान जो डेटा को ले जाना होता है वो इस डेटा बस का काम होता है। उसके अलावा एड्रेस बस क्या हो गया? एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ डेटा बट नॉट द डेटा। अब एड्रेस बस का क्या काम होगा? जो एड्रेस होगी डेटा बस को, उसको कैरी करेगा, लेकिन डेटा को कैरी नहीं करेगा, उसकी एड्रेस को कैरी करेगा। याद रखिएगा, कैरीज द डेटा एड्रेस ऑफ द डेटा नॉट द डेटा। Must remember the address bus carries the address of a data but not the data. ठीक हो गया। उसके अलावा it is used to specify memory location to be used by microprocessor for specific operation. यानी इसका दूसरा काम क्या होता है? ये जो मेमोरी की लोकेशन होती है, माइक्रो प्रोसेसर किसी मखसूस काम के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करता है, तो उसको उस मेमोरी को ये स्पेसिफाई करता है। तो ये इनके एड्रेस बस का काम हो गया। यानी एड्रेस ले जाना, लेकिन डेटा की एड्रेस ऑफ डेटा की एड्रेस ले जाता है लेकिन डेटा नहीं ले जाता। उसके अलावा स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन जो होती है, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन टू बी यूज्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। किसी मखसूस ऑपरेशन के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर जो
जो होता है यूज़ करता है मेमोरी लोकेशन, तो उसको ये स्पेसिफाई करता है।